जय हिंद। प्लास्टिक वेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। प्लास्टिक वेस्ट की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं इनको लाया गया 2016 में, और 2016 के बाद कई सारे अमेंडमेंट रूल्स को लाया गया। ये जो अमेंडमेंट रूल्स हैं इनको लाया गया 2018 में, फिर लाया गया 2021 में, फिर लाया गया 2022 में, और फाइनली 2024 में इन अमेंडमेंट रूल्स को लाया गया। इन रूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 के बारे में। ये जो 2016 के रूल्स हैं इनके तहत जितने भी प्लास्टिक वेस्ट के जनरेटर्स हैं उनको बोला गया कि आप स्टेप्स लोगे टू मिनिमाइज जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, आप स्टेप्स लोगे नॉट टू लिटर प्लास्टिक वेस्ट, आप स्टेप्स लोगे टू एंश्योर सेग्रीगेटेड स्टोरेज ऑफ वेस्ट एट सोर्स एंड हैंड ओवर सेग्रीगेटेड वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। तो एक इंपॉर्टेंट चीज 2016 के रूल्स में क्या बोली गई कि जितने भी प्लास्टिक वेस्ट के जनरेटर्स हैं वो स्टेप्स लेंगे प्लास्टिक वेस्ट के जनरेशन को मिनिमाइज करने के लिए, वो स्टेप्स लेंगे प्लास्टिक वेस्ट को लिटर ना करने के लिए, वो स्टेप्स लेंगे वेस्ट को सेग्रीगेटेड फॉर्म में स्टोर करने के लिए और उसी फॉर्म में फिर हैंड ओवर करने के लिए। दूसरा, ये जो 2016 के रूल्स हैं इनमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोड्यूसर्स के ऊपर डाला गया, इंपोर्टर्स के ऊपर डाला गया और ब्रांड ओनर्स के ऊपर डाला गया। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी हमने इससे पिछले सेशंस में पढ़ा हुआ है। और ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दोनों प्री कंज्यूमर और पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट के ऊपर अप्लाई होगी। ये जो प्लास्टिक कैरी बैग्स होते हैं इनकी मिनिमम थिकनेस को इंक्रीज किया गया। पहले मिनिमम थिकनेस 40 माइक्रोन्स हुआ करती थी, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, इसको बढ़ा के 50 माइक्रोन्स कर दिया गया। और प्लास्टिक शीट्स की जो मिनिमम थिकनेस है उसको कितना कर दिया गया, उसको 50 माइक्रोन्स कर दिया गया। बेसिकली ये जो 2016 के रूल्स हैं ये माइक्रो प्लास्टिक्स को डिस्करेज कर रहे हैं और इसीलिए ये जो प्लास्टिक कैरी बैग्स होते हैं इनकी मिनिमम थिकनेस को इंक्रीज करके कितना किया गया, 50 माइक्रोन्स किया गया। ये जो 2016 के रूल्स हैं इनके तहत इन रूल्स का जो जुरिस्डिक्शन है वो म्युनिसिपल एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज तक एक्सपेंड कर दिया गया। ये जो रूल्स हैं ये म्युनिसिपल एरियाज पे तो अप्लाई होते ही हैं, लेकिन म्युनिसिपल एरियाज के साथ साथ इनका जो जुरिस्डिक्शन है, इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसको रूरल एरियाज तक भी एक्सपेंड कर दिया गया। और रूरल एरियाज में इन रूल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई। ये जो 2016 के रूल्स हैं इनमें इंट्रोड्यूस किया गया वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स फॉर इंडिविजुअल एंड बल्क जनरेटर्स। इंडिविजुअल जनरेटर्स और बल्क जनरेटर्स दोनों के लिए ही ये जो वेस्ट है ये सोर्स पे ही सेग्रीगेट होगा, उसकी भी बातचीत की गई इन 2016 के रूल्स में। देखो ये जो 2016 के रूल्स हैं इनमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ मोटा मोटा अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो 2016 के रूल्स हैं इनके बाद अमेंडमेंट रूल्स लाए गए 2018 में। और ये जो अमेंडमेंट रूल्स हैं 2018 के इनके तहत एक चीज़ क्या बोली गई कि मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज़ की जाती है उसमें जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होती है उसको फेज आउट किया जाएगा। लेकिन अब ये जो फेज आउट है ये उन मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स के ऊपर भी अप्लाई होता है जो कि नॉन रिसाइक्लेबल हैं, जो कि नॉन एनर्जी रिकवरेबल हैं, जिनके लिए कोई ऑल्टरनेट यूज़ नहीं होता है। बेसिकली ऐसा मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो कि और कहीं यूज़ नहीं किया जा सकता, जो कि रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उसको फेज आउट करने की, उसको ख़त्म करने की बात की गई 2018 के अमेंडमेंट रूल्स में। दूसरा, ये जो 2018 के अमेंडमेंट रूल्स हैं इनमें सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात की गई। ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इस पे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी इंपोर्टर्स हैं और जितने भी ब्रांड ओनर्स हैं प्लास्टिक्स के वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसको बनाएगा कौन, इसको CPCB बनाएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएगा। ये जो 2018 के रूल्स हैं इन्होंने
एक्सप्लिसिट प्राइसिंग ऑफ कैरिंग बैग्स को ऑमिट कर दिया, खत्म कर दिया। बेसिकली कोई भी प्रोड्यूसर जो है या फिर कोई भी बेचने वाला जो है वो आपको फोर्स नहीं कर सकता, वो आपको मैंडेट नहीं कर सकता कैरी बैग्स को साथ में लेने के लिए। आप अगर अपना कैरी बैग लेकर जा रहे हो तो ज़रूरत नहीं है कि आप दुकान से कैरी बैग लो। अगर आप अपना सामान कैरी बैग में कैरी नहीं करना चाह रहे हो तो ज़रूरत नहीं है कि ये जो दुकानदार है वो आपको फोर्स करे कि आपको कैरी बैग खरीदना हो। तो ये भी बोला गया 2018 के रूल्स में। और ये जो 2018 के रूल्स हैं इनमें बोला गया कि जितने भी ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि 2 से ज़्यादा स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं उनके लिए नेशनल रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। और जितने भी ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि 2 या उससे कम स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं उनके लिए स्टेट लेवल रजिस्ट्री को तैयार किया जाएगा। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो मोटे मोटे तौर पे इन चीज़ों को याद रखना क्योंकि काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। जो 2024 के अमेंडमेंट रूल्स हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से याद रखना, बाकी इनको मोटे मोटे तौर पे याद रखना। होपफुली थोड़ा बहुत आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, 2018 के ये जो अमेंडमेंट रूल्स हैं ये क्या कहते हैं ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार 2021 में अमेंडमेंट रूल्स को लाया गया और ये जो 2021 के अमेंडमेंट रूल्स हैं इनमें सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जिनकी लो यूटिलिटी है और जिनका हाई लिटरिंग पोटेंशियल है उनको प्रोहिबिट किया जाए बाय 2022। ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जिनकी यूटिलिटी लो है और जिनका लिटरिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है उनको प्रोहिबिट किया जाए बाय 2022। इसके अलावा ये जो 2021 के रूल्स हैं इनमें सर्टेन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को ना तो मैन्युफैक्चर किया जा सकता, ना इंपोर्ट किया जा सकता, ना स्टॉक किया जा सकता, ना डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता, ना सेल किया जा सकता और ना यूज़ किया जा सकता। और ये कब से अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा 1 जुलाई 2022 से। देखो कुछ ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स की बात की गई जिनकी यूटिलिटी लो है और जिनका लिटरिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, उनको प्रोहिबिट करना है, उनको ख़त्म करना है बाय 2022। और फिर सर्टेन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स की बात की गई और ये जो सर्टेन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं इनके मैन्युफैक्चर को, इनके इंपोर्ट को, इनके स्टॉकिंग को, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को, इनके सेल को, इनके यूज़ को प्रोहिबिट करना है। और ये जो प्रोहिबिशन है ये अप्लाई होगा 1 जुलाई 2022 से। ये जो 2021 के रूल्स हैं इनके तहत प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट जो होता है, ऐसा प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट जो कि फेज आउट में कवर नहीं किया गया है, इन 2 फेज आउट में जिस प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट को कवर नहीं किया गया है उसको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे में कलेक्ट किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा। बेसिकली ऐसा जितना भी प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है जिसको फेज आउट में कवर नहीं किया गया है उसको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे में कलेक्ट करो और मैनेज करो, ये कहा गया 2021 के रूल्स में। और फाइनली ये जो 2021 के रूल्स हैं इनमें प्लास्टिक कैरी बैग्स की जो थिकनेस है उसको फर्दर इंक्रीज किया गया। 2016 के जो रूल्स हैं उनमें जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं उनकी मिनिमम थिकनेस कितनी की गई थी? 50 माइक्रोन्स की गई थी। 2021 के रूल्स में मिनिमम थिकनेस को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया? 75 माइक्रोन्स कर दिया गया। और इसको इम्प्लीमेंट करने की डेट क्या रखी गई थी? 30 सितंबर 2021 रखी गई थी। और साथ में ये भी बोला गया कि 31 दिसंबर 2022 से ये जो थिकनेस है इसको फर्दर इंक्रीज किया जाएगा और कितना किया जाएगा? 120 माइक्रोन्स किया जाएगा। 30 सितंबर 2021 से ये जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं इनकी थिकनेस को इंक्रीज करके कितना किया जाएगा? 75 माइक्रोन्स किया जाएगा। और 31 दिसंबर 2022 से ये जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं इनकी थिकनेस को इंक्रीज करके 120 माइक्रोन्स किया जाएगा। फिर इसके बाद
एक बार फिर से 2022 में अमेंडमेंट रूल्स को लाया गया। ये जो 2022 के अमेंडमेंट रूल्स हैं, इनके तहत प्लास्टिक्स को एक बार फिर से क्लासिफाई किया गया और प्लास्टिक्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया? सबसे पहले कैटेगरी 1। ये जो कैटेगरी 1 है, इसके अंदर बात की गई रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में। कैटेगरी 1 के अंदर बात की गई रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में। कैटेगरी 2 के अंदर बात की गई फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, इसके बारे में बात की गई कैटेगरी 2 के अंदर। कैटेगरी 2 के अंदर ही बात की गई प्लास्टिक शीट्स के बारे में, बात की गई कैरी बैग्स के बारे में, बात की गई प्लास्टिक सैशेज और पाउचेस के बारे में। कैटेगरी 3 के अंदर बात की गई मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में। कैटेगरी 3 के अंदर बात की गई मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में। और कैटेगरी 4 के अंदर बात की गई प्लास्टिक शीट्स के बारे में और बात की गई ऐसे कैरी बैग्स के बारे में जो कि बने होते हैं कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स के। तो बेसिकली ये जो 2022 के रूल्स हैं, इनके तहत प्लास्टिक्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। इसके अलावा ये जो 2022 के रूल्स हैं, इनमें बात की गई अबाउट द रीयूज ऑफ रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल। जितना भी रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है उसको रीयूज करने की बात की गई इन 2022 के रूल्स में। ये जो 2022 के रूल्स हैं, इनके तहत ईपीआर सर्टिफिकेट की भी बात की गई, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट की भी बात की गई इन 2022 के रूल्स के अंदर। ये जो 2022 के रूल्स हैं, इनके अंदर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल की भी बात की गई। ये जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल है, इसको कौन बनाएगा? इसको सीपीसीबी बनाएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएगा। और ये जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स बाय द प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। ये जो 2022 के रूल्स हैं, इनके तहत एनवायरमेंटल कंपनसेशन की भी बात की गई। अगर कोई भी ईपीआर टारगेट्स को फुलफिल नहीं करेगा तो उसके ऊपर एनवायरमेंटल कंपनसेशन के तौर पे फाइन लगाया जाएगा। ये जो 2022 के रूल्स हैं, ये बात करते हैं एक कमेटी के बारे में। ये जो कमेटी है, इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? इसको कॉन्स्टिट्यूट सीपीसीबी करेगा। ये जो कमेटी है, इसका चेयरमैन कौन होगा? इसका चेयरमैन सीपीसीबी का चेयरमैन होगा। और ये जो कमेटी है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा टू रिकमेंड मेजर्स टू एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईपीआर। ईपीआर के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन देने का काम होगा इस कमेटी का। ये जो 2022 के रूल्स हैं, इनमें बात की गई कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑन द ईपीआर पोर्टल। और ये जो एनुअल रिपोर्ट है, ये किसको सबमिट की जाएगी? सीपीसीबी को सबमिट की जाएगी एक तरीके से। और ये जो एनुअल रिपोर्ट है, इसमें ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ये बताएंगे अबाउट द फुलफिलमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स एंड प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स। ये जो वेरियस एंटिटीज़ हैं, इन्होंने अपने टारगेट्स को कितना फुलफिल किया, उसकी जानकारी दी जाएगी इस एनुअल रिपोर्ट में। ये जो 2022 के रूल्स हैं, इनको भी मोटे मोटे तौर पे याद रखना। एक तो ये याद रखना कि ये जो 2022 के रूल्स हैं, इनके तहत प्लास्टिक्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। दूसरा, ये जो 2022 के रूल्स हैं, ये बात करते हैं अबाउट द रीयूज ऑफ रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल। तीसरा, ये जो 2022 के रूल्स हैं, ये बात करते हैं ईपीआर सर्टिफिकेट के बारे में। चौथा, ये जो 2022 के रूल्स हैं, ये बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल के बारे में, जिसे कौन बनाएगा? सीपीसीबी बनाएगा। ये जो 2022 के रूल्स हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई ईपीआर टारगेट्स को फुलफिल नहीं करेगा तो उसके ऊपर एनवायरमेंटल कंपनसेशन के तौर पे फाइन लगाया जाएगा। ये जो 2022 के रूल्स हैं, ये बात करते हैं अबाउट अ कमेटी। ये जो कमेटी है, इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? इसको कॉन्स्टिट्यूट सीपीसीबी करेगा। ये जो कमेटी है, इसका चेयरमैन कौन होगा? सीपीसीबी का चेयरमैन इसका चेयरमैन होगा। और ये जो कमेटी है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा ईपीआर को किस तरीके से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, उसके रिगार्डिंग एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को टारगेट देना। और साथ ही साथ ये जो 2022 के रूल्स हैं, ये बात करते हैं कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, वो ईपीआर पोर्टल पे
एनुअल रिपोर्ट फाइल करेंगे। और फिर इसके बाद 2024 में एक बार फिर से अमेंडमेंट रूल्स को लाया गया। ये जो 2024 के अमेंडमेंट रूल्स हैं, ये 2016 के रूल्स को अमेंड करते हैं। एक तो ये जो 2024 के रूल्स हैं, इनमें प्रोड्यूसर की जो डेफिनेशन है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया। पहले जब प्रोड्यूसर्स की बात होती थी तो बात होती थी अबाउट द एंटिटीज एंगेज्ड इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब जब प्रोड्यूसर्स की बात होती है तो इन एंटिटीज की तो बात होती है, साथ में बात होती है अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंटरमीडिएट मटेरियल। प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक जनरेशन के लिए जो भी इंटरमीडिएट मटेरियल यूज होता है उसके मैन्युफैक्चरर्स को भी डेफिनेशन में लाया गया है अंडर द प्रोड्यूसर। और साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है ऑफ प्रोडक्ट्स यूज्ड इन प्लास्टिक पैकेजिंग, उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोड्यूसर की जो डेफिनेशन है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है इन 2024 के रूल्स के तहत। मैन्युफैक्चरर्स की डेफिनेशन को भी और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। पहले जब बात होती मैन्युफैक्चरर्स के बारे में तो सिर्फ बात होती थी अबाउट दोज हु वर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन में एंगेज हुआ करते थे, सिर्फ उनको ही मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में रखा जाता था। लेकिन अब ये जो 2024 के रूल्स हैं, इनके तहत जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है उनको भी मैन्युफैक्चरर्स की डेफिनेशन में रखा गया है। तीसरा, इंपोर्टर्स की डेफिनेशन को भी और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। पहले जब बात होती थी इंपोर्टर्स के बारे में तो सिर्फ प्लास्टिक पैकेजिंग वाले इंपोर्टर्स को इंक्लूड किया जाता था, कैरी बैग्स को इंक्लूड किया जाता था और MLP को इंक्लूड किया जाता था, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को इंक्लूड किया जाता था। लेकिन अब ये जो इंपोर्टर्स हैं इनमें प्लास्टिक पैकेजिंग को इंक्लूड किया जाता है, शीट्स को इंक्लूड किया जाता है, कैरी बैग्स को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट मटेरियल्स को इंक्लूड किया जाता है, MLP वगैरह को इंक्लूड किया जाता है। तो तीनों लेवल्स पे जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया गया है, प्रोड्यूसर्स के लेवल पे भी, मैन्युफैक्चरर्स के लेवल पे भी और इंपोर्टर्स के लेवल पे भी डेफिनेशन जो है उसको एक्सपेंड किया गया है। ये जो 2024 के अमेंडमेंट रूल्स हैं, इनके तहत लोकल बॉडीज़ को जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो लोकल बॉडीज़ हैं ये एसेस करेंगी द जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को। हर साल 30 जून तक ये जो लोकल बॉडीज़ हैं ये कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ उसको एसेस करेंगी, उसका डेटा कंपाइल करेंगी। और साथ में ये जो लोकल बॉडीज़ हैं ये भी बताएंगी कि अगले 5 साल में कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने वाला है। और फिर ये सब बताने के बाद ये जो लोकल बॉडीज़ हैं ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रोहिबिट करने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके सेल को, उसके यूज़ को प्रोहिबिट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स भी लेंगी। तो ये जो 2024 के रूल्स हैं इनके तहत ये जो लोकल बॉडीज़ हैं इनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये जो 2024 के रूल्स हैं इनके तहत ये भी बोला गया कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स, ऐसे इंपोर्टर्स जो कि प्लास्टिक रॉ मटेरियल को सेल करते हैं, प्लास्टिक रॉ मटेरियल को बेचते हैं, वो अपने इस प्लास्टिक रॉ मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर और रजिस्टर्ड सेलर को ही सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। 2024 के अमेंडमेंट रूल्स में ये भी बोला गया मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्टर्स ऑफ प्लास्टिक रॉ मटेरियल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये जितने भी मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स हैं प्लास्टिक रॉ मटेरियल के, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे विद द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये जो 2024 के रूल्स हैं इनके तहत प्लास्टिक की एक नई कैटेगरी को ऐड किया गया और वो जो नई कैटेगरी है उसमें बात की गई बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में, BS5 के बारे में। ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है इसके ऊपर स्पेसिफिक लेबलिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर सेपरेट मार्किंग होनी चाहिए और ये जो मार्किंग है, ये जो लेबलिंग है, इसको डेजिग्नेट कौन करेगा? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS इसको डेजिग्नेट करेगा। साथ ही साथ ये जो 2024 के अमेंडमेंट रूल्स हैं इनके तहत जितने भी कैरी बैग्स रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने हुए होते हैं उनकी थिकनेस जो है
वो 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। रिसाइकल्ड प्लास्टिक से जितने भी कैरी बैग्स बने हुए होते हैं उनकी थिकनेस 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो फीचर है या ये कहें कि ये जो प्रोविजन है वो कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। रिसाइकल्ड प्लास्टिक से जितने भी कैरी बैग्स बने होते हैं उनकी थिकनेस 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो प्रोविजन है ये कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। और CPCB को, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई ऑफ स्टैब्लिशिंग हाई एंड लो प्राइस कैप्स फॉर EPR सर्टिफिकेट्स। ये जो EPR सर्टिफिकेट्स हैं इनके लिए हाई प्राइस क्या होगी और लो प्राइस क्या होगी उसको फिक्स करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? CPCB को दी गई। देखो ये जो 2024 के अमेंडमेंट रूल्स हैं इनको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखना। एक तो मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है कि तीनों लेवल्स पे डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया, प्रोड्यूसर्स के लेवल पे भी, मैन्युफैक्चरर्स के लेवल पे भी और इंपोर्टर्स के लेवल पे भी। प्रोड्यूसर्स के लेवल पे पहले सिर्फ दोज एंटिटीज इंगेज्ड इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग उनकी ही बात होती थी, लेकिन अब इनके साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंटरमीडिएट मटेरियल उनकी भी बात होती है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स यूज्ड इन प्लास्टिक पैकेजिंग उनकी भी बात होती है। मैन्युफैक्चरर्स के अंदर पहले सिर्फ और सिर्फ दोज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल उनकी ही बात होती थी, लेकिन अब कंपोस्टेबल प्लास्टिक की भी बात होती है और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की भी बात होती है। इंपोर्टर्स की भी डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया। पहले सिर्फ प्लास्टिक पैकेजिंग, कैरी बैग्स और MLPs की बात होती थी, लेकिन अब शीट्स की भी बात होती है, इंटरमीडिएट मटेरियल्स की भी बात होती है। तो तीनों ही लेवल्स पर जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया गया है। दूसरा, लोकल बॉडीज को खूब सारी जिम्मेदारी दी गई है। एक तो लोकल बॉडीज को बोला गया है कि हर साल 30 जून तक आपको बताना है कि कितना प्लास्टिक वेस्ट आपके एरिया में जनरेट हुआ। दूसरा, आपको यह भी बताना है कि अगले 5 साल में कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा। और तीसरा, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सेल और इसका जो यूज़ है वो प्रोहिबिट हो, उसको ख़त्म किया जाए, उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने हैं। साथ में ये भी बोला गया कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स हैं जो कि प्लास्टिक रॉ मटेरियल को सेल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स और रजिस्टर्ड सेलर को ही सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। साथ में ये भी बोला गया कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स हैं प्लास्टिक रॉ मटेरियल के, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे विद द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बेहद इंपॉर्टेंट, 2024 के अमेंडमेंट रूल्स में एक नई कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके अंदर बात की गई बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में। साथ में ये भी बोला गया कि जितने भी कैरी बैग्स ऐसे हैं जो कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने होते हैं उनकी मिनिमम थिकनेस 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। उनकी थिकनेस, मिनिमम नहीं, उनकी थिकनेस 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। और CPCB को जिम्मेदारी दी गई कि जो EPR सर्टिफिकेट्स हैं उनकी हाई प्राइस कितनी होगी और उनकी लो प्राइस कितनी होगी वो डिटरमाइन कौन करेगा? CPCB डिटरमाइन करेगा। और इसके साथ प्लास्टिक पॉल्यूशन की बातचीत खत्म हो गई। देखो ये जो सेशन है ये थोड़ा रफ लगता है बट हाँ इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो मोटी मोटी चीज़ें हैं और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।